पिछले क्लास में हम लोग स्त्री के सर का चर्चा कर रहे थे। स्त्री के सर का हम लोग देखे थे तो उसका 3 भाग पढ़े थे। स्त्री के सर का हम लोग 3 भाग पढ़े थे। 3 भाग क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा किए थे। फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि अगर इसका स्त्री के सर का बात करते हैं तो स्त्री के सर का 3 भाग होता है। स्त्री के सर का 3 भाग होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा लोग। थोड़ा सा वेट कर ले, चलिए ठीक है। स्त्री के सर का 3 हिस्सा होता है। स्त्री के सर का जो बनावट होता है कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अंडाशय कहते थे, ठीक। और इसका जो बीच वाला ये नली होता है इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग वर्तिकाग कहते हैं, वर्तिकाग कहते हैं। तो ये 3 हिस्सा हम लोग देखे थे स्त्री के सर का। अब हम लोग बात कर रहे थे अंडाशय के बारे में। इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, तो बीजांड पाया जाता है। इसी बीजांड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, इसी बीजांड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बीजांड में ही क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का। उसी में जनन कोशिका का निर्माण होता है, और जो जनन कोशिका का निर्माण होता है उसी को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। उसी के अंदर जनन कोशिका का निर्माण होता है, उसी को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आज जनन कोशिका का जो निर्माण होता है उसको गुरु बीजाणु कहते हैं। और ये गुरु बीजाणु का निर्माण क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है। गुरु बीजाणु का निर्माण क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। फिर आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो बेसिकली जो गुरु बीजाणु जनन होता है, तो गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु का निर्माण के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु का जनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मातृ कोशिका होता है। गुरु बीजाणु जनन का जो मातृ कोशिका होता है, मातृ कोशिका का मतलब होता है जिस कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग, जिससे निर्माण होता है उसको हम लोग मातृ कोशिका कहते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मातृ कोशिका कहते हैं। तो मातृ कोशिका से जब गुरु बीजाणु के अंदर मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो मातृ कोशिका सबसे पहले डिवाइड होके दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक हम लोग प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और एक हम लोग क्या कहते हैं, अंदर एक दो कोशिका जो बनता है, एक बाहर की ओर होता है, एक अंदर की ओर होता है। तो जो बाहर की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और एक जो अंदर की ओर होता है तो जो अंदर की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक जीवाणु जनन कोशिका। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब इसको जनन कोशिका इसलिए कह रहे कि यही क्या करता है, बीज के निर्माण करने में मदद करता है। तो जो ये जनन कोशिका होता है, इसको अभी याद रखना है, जो ये जनन कोशिका होता है यही बीज के निर्माण करने में मदद करता है। इसी का हम लोग देखने को मिलता है कि इसी का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और वहाँ से अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका जो बनता है वही बीज का निर्माण बाद में जाके करता है। तो यहाँ मातृ कोशिका का 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक द्वितीय कोशिका होता है और यहाँ पर एक जनन कोशिका होता है। अगर अब हम लोग जनन कोशिका का बात करेंगे तो जनन कोशिका से ही किसका, तो पूर्ण भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक। तो जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है इसी के अंदर हम लोग डिवीजन देखने को मिलता है। और ये डिवीजन होके जनन जो कोशिका होता है, अगर इसका डिवीजन देखेंगे तो ये टोटल बोल सकते हैं 8 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। कितना, 8 केंद्रक में। कितना,
ये 8 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इस बार इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है, और वो क्या है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा लोग। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो कोशिका का जो विभाजन होता है, विभाजन के बाद जो कोशिका बनता है वो 2 टाइप का देखने को मिलता है। एक होता है द्विगुणित, एक होता है द्विगुणित और दूसरा होता है अगुणित। दूसरा होता है अगुणित। एक होता है द्विगुणित और दूसरा होता है अगुणित। अगुणित और द्विगुणित में क्या संबंध होता है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। द्विगुणित और अगुणित में क्या अंतर होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे द्विगुणित कोशिका, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चर्चा को बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई कोशिका है। अगर कोई कोशिका होगा तो ये एक मेरे पास कोशिका है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। अगर ये कोशिका है, इस कोशिका का क्या देखने को मिलता है, प्रत्येक कोशिका से एक नए कोशिका का निर्माण होता है। और जो डिवीजन होता है वो 2 प्रकार का डिवीजन देखने को मिलता है, असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अगर ये समसूत्री विभाजन करता है तो एक कोशिका से, अगर समसूत्री विभाजन करता है तो ये देखने को मिलता है एक कोशिका से 2 नए कोशिका का निर्माण करता है। अगर ये समसूत्री विभाजन हुआ तब। अगर ये समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से 2 नए कोशिका का निर्माण करता है। मान लो कि अगर इंसान का ही ये कोशिका है तो इंसान के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 होता है। जो इससे नए कोशिका का निर्माण हुआ तो उसका भी गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, अगर 46 ही रहेगा, अगर उसका भी गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 46 ही रहेगा, तो ऐसे कोशिका को हम लोग, ऐसे कोशिका को, ये दोनों ऐसे कोशिका कहलाएगा। इसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित। इसको हम लोग कहते हैं द्विगुणित कोशिका कहते हैं। इसको हम लोग द्विगुणित कोशिका कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर कोई कोशिका है, अगर उसका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो अगर इसका गुणसूत्र की संख्या 46 है, इससे बनने वाला जो 2 नए कोशिका होता है वो उसके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। और यहीं पर ये रुकता नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन में एक और चीज़ देखा जाता है कि फिर से इसका विभाजन होता है और इसका गुणसूत्र की संख्या 23 रहता है, ठीक। तो एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है, किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में। और इसमें जो मातृ कोशिका था, मातृ कोशिका मतलब जिससे निर्माण हुआ, उसका गुणसूत्र कितना है, 46 है। और ये चारों का गुणसूत्र कितना है, ये चारों का गुणसूत्र उससे आधा हो चुका है। तो जब आधा गुणसूत्र की संख्या हो जाती है तो वैसे कोशिका को हम लोग अगुणित कोशिका कहते हैं। ऐसे कोशिका को हम लोग अगुणित कोशिका कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है और वो अगुणित बन जाता है। अगुणित बनने का रीजन ये है कि ये ज़्यादातर किसमें होता है, ये जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है, जनन कोशिका में होता है। अब जनन कोशिका क्या होता है, जनन कोशिका हम लोग इसलिए जनन कोशिका में ऐसा होता है कि ये जनन में क्या लेता है, भाग लेता है, जिससे नए जीवों का निर्माण होता है। होता क्या है कि हर एक जनन कोशिका में देखा जाता है कि एक तरफ मादा दूसरे तरफ नर होता है। तो नर का जनन कोशिका
और मादा जनन कोशिका, अगर मान लो कि अगर इंसान का बात करेंगे तो इसका गुणसूत्र 23 हुआ है जनन कोशिका में और इसका गुणसूत्र 23 हुआ है। जब दोनों को आपस में मिलता है तभी जाके बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, जब तक बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसमें फिर से 23 मिलकर कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। तो जो बच्चे का निर्माण होता है उसका गुणसूत्र संख्या कितना हो जाता है, 46 हो जाता है, जितना इंसान का गुणसूत्र होता है। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें जो कोशिका का निर्माण होगा वो अगुणित कोशिका होगा, लेकिन जब समसूत्री विभाजन होगा, जब कोशिका के गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम लोग द्विगुणित कोशिका कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझा दिए। आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसको लिखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कि जो सब डॉट कर करके पॉइंट टच कर सकते हैं, जो बीजांडकाय होता है, जो बीजांडकाय कल बताए थे, जो बीजांडकाय होता है उसका जो कोशिका होता है कैसा होता है, द्विगुणित होता है, जिसको इंग्लिश में डिप्लॉइड कहते हैं। वैसे ही जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होता है जिससे नए कोशिका का निर्माण होता है, तो ये भी क्या होगा, द्विगुणित होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका से ही बनता है, वो क्या होता है, वो अगुणित होता है, लिखते जाना है। उसके बाद मादा युग्म द्रवित का निर्माण होता है, जो ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। तो ये चारों चीज को इंडिकेट कर लेना है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब ये जो गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु जो कोशिका होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो क्या है, अगुणित कोशिका है। ठीक, अब इसका समसूत्री विभाजन होगा, तो अब जैसा कि पहले से अगुणित हो चुका है, तो अब समसूत्री विभाजन भी होगा, तो सब में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 8 ही, सॉरी उसका आधा ही रहेगा। अब देखो ये क्या करता है, सबसे पहले ये 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये 2 केंद्रक का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु जो कोशिका होता है ये 2 केंद्रक का सबसे पहले निर्माण करता है। 2 केंद्रक का निर्माण करने के बाद ये 4 में बदलता है, 4 से 6 में बदलता है, 4 में बदलता है, 4 से 8 में बदलता है। टोटल जो केंद्रक बनता है, ये जो भ्रूण कोश होता है, ये गुरु बीजाणु होता है, उसके अंदर जो टोटल केंद्रक बनता है वो कितना बनता है, 8 बनता है। तो टोटल केंद्रक कितना बनता है, 8 बनता है। अब इसमें से देखना है कि जो 8 बनता है, तो 8 बनता है तो 4, इसमें से जो यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं, जो इसमें 8 बनता है तो 3 देखा जाता है। मान लो कि यही है, ये बीजांड का हिस्सा है। ठीक है, ये बीजांड का भ्रूण कोश का हिस्सा है, या गुरु बीजाणु भी बोल सकते हैं। तो ये बीजांड का हिस्सा है, इसमें 8 कोशिका का निर्माण होता है। तो 8 कोशिका में ये देखने को मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8 केंद्रक का निर्माण होता है, और 8 केंद्रक में 3 केंद्रक ऊपर की ओर चला जाता है, और इसका 3 केंद्रक ऊपर की ओर चला जाता है, और 3 केंद्रक जो होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। 3 केंद्रक नीचे की ओर चला जाता है, और 2 केंद्रक बीच में रह जाता है। 2 केंद्रक बीच में रह जाता है। अब ये जो केंद्रक बनता है, सबको अलग अलग हम लोग इसको नाम देते हैं। देखो, अब ये जो बीच वाला होता है, इस बीच वाला को हम लोग एक नाम देते हैं, और इसका जो नाम होता है हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हम लोग जो होता है ये पोलर केंद्रक होता है। इससे आप यहाँ पर दिया भी होगा। अब देखो, जब ये निर्माण करता है तो इसका थोड़ा सा नाम भी जान लो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, डायग्राम बनाकर भी इसको समझ लेना है। तो जो ये ऊपर वाला यहाँ पे हिस्सा होता है, इसको एक हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चाइलेंजल छोर कहते हैं। इसको चाइलेंजर छोर कहते हैं। जो बीच वाला होता है इसको हम लोग केंद्रक कोशिकाएं, इसको हम लोग ध्रुवीय कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग
ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग नाम देते हैं, ये कौन सा केंद्रक होता है, तो ये होता है ध्रुवीय केंद्रक। तो इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो जो बीच वाला ये 8 केंद्रक में डिवीजन होता है। तो 3 जो होता है माइक्रोपाइलट की ओर चला जाता है, ये बीजांडकाय के हिस्सा होता है, ठीक। बीजांडकाय में ऐसा चीज होता है। तो ये 3 जो होता है माइक्रोपाइलट की ओर चला जाता है, 3 जो होता है चैलेंजर छोर की ओर चला जाता है, और जो 2 जो होता है वो बीच में होता है, जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो ये जो 3 ऊपर में जाता है इसको हम लोग 3 अंड समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 अंड समुच्चय कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया भी है कि यहाँ पे अंड समुच्चय का मतलब क्या होता है। अंड समुच्चय का मतलब होता है, देखो जो ये 3 कोशिका होता है ना, तो लिखा हुआ है एक बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिका है। इसको हम लोग माइक्रोपाइलर को हम लोग बीजांड द्वार भी कहते हैं। तो इसकी ओर स्थित 3 कोशिकाएं का समूह होता है, इसमें से बीच में अंड कोशिका होता है। अब इसमें जो बीच में होता है 3 को जो होता है, 3 में से जो ये बीच में होगा इसको हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। 3 में से एक अंड कोशिका होता है और 2 और एक सहायक कोशिका होता है, और इसका एक सहायक कोशिका पाया जाता है। ये भी सहायक कोशिका होता है और ये भी क्या होता है, सहायक कोशिका होता है। तो ये 3 जो माइक्रोपाइलर छोर की ओर आता है, इसमें से एक अंड कोशिका होता है और 2 सहायक कोशिका होता है, 2 सहायक कोशिका होता है। तो एक अंड कोशिका होता है और 2 सहायक कोशिका होता है। अब देखो आकृति का बात करेंगे तो इसका ये जो अंड कोशिका होता है अंडे का आकृति का होता है, जो सहायक कोशिका होता है वो अंगुलियों के आकृति के जैसा होता है। अब देखो जो अंड कोशिका होता है यही जाके बीज बाद में क्या होता है, बीज का निर्माण करता है। यही क्या करता है, बीज का निर्माण करता है, और इसको सहायता करने में ये दोनों कोशिका मदद करता है, जो सहायक कोशिका होता है। आगे दिया हुआ इसमें सेंट्रल कोशिका, अंड समुच्चय के नीचे के भाग को केंद्रीय कोशिका कहते हैं, जो ध्रुवीय था। सेंट्रल कोशिका किसको कहते हैं, जो ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक है इससे मिलकर जो कोशिका बनता है उसको हम लोग सेंट्रल कोशिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल कोशिका कहते हैं। और ये मध्य में रहता है और निषेचन के पूर्व संगलित होकर द्विगुणित बना देता है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, द्विगुणित ही बन जाता है, और ये द्विगुणित का निर्माण कर लेता है। और आगे अगर देखेंगे नीचे चैलेंजर छोर की ओर, तो वहाँ पे जो कोशिका पाया जाता है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रतिव्यासांत कोशिका। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिव्यासांत। तो ये चैलेंजर छोर की ओर 3 कोशिकाएं होती है जिन्हें हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। ये निषेचन से पहले या तुरंत क्या हो जाते हैं, तो ये नष्ट हो जाते हैं। निषेचन के पहले या निषेचन होने के तुरंत बाद ये क्या हो जाते हैं, तीनों के तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 8 केंद्रक के रूप में डिवाइड किया गया था। 8 केंद्रक के रूप में अगर डिवाइड करेंगे तो 3 माइक्रोपाइलर की ओर चला जाता है, 3 चैलेंजर छोर की ओर चला जाता है, जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। जो माइक्रोपाइलर होता है उसको हम अंड समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। तो ये कोशिका का नाम लिखना चाहेंगे तो ये तीनों कोशिका को ये जगह का नाम है माइक्रोपाइलर, ये चैलेंजर छोर, ये तीनों कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें एक अंड कोशिका होता है, 2 सहायक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये अंड समुच्चय होता है। अगर नीचे वाला का बात करेंगे तो नीचे वाला किस प्रकार का कोशिका होता है, तो ये तीनों के तीनों कौन सा कोशिका कहलाता है, तो ये तीनों कोशिका जो होता है वो होता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं ये होता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। और जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, जो ये ध्रुवीय केंद्रक होता है, तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक होता है इससे बनने वाला जो कोशिका होता है, तो ये एक कोशिका से बनता है। और ये कोशिका इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कोशिका, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कोशिका। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ नहीं करना है, भ्रूणीय संरचना, भ्रूण कोश की संरचना लिखना है। आप भ्रूण कोश की संरचना लिख के ये डायग्राम से सारा चीजें इंडिकेट कर लेना है कि याद रखने में सहायक हो, याद आसानी से रखा जा सके, ठीक। बाकी तो बुक पढ़ना ही है, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बाद जो है, अब देखो
ध्यान पूर्वक सुनना है। ठीक, अब हम लोग ये स्त्री केसर में जो अंड कोशिका होता है यही इम्पोर्टेंट होता है। स्त्री केसर के अंदर जो अंड कोशिका होता है यही इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग पुंकेसर का बात करेंगे तो पुंकेसर में जो परागकण बनता है, परागकण जो बनता है वो इम्पोर्टेंट रखता है। यही परागकण का जो होता है ये अंड कोशिका के साथ क्या होता है, मिलता है। यही परागकण क्या होता है, इस अंड कोशिका के साथ मिलता है और मिलकर किसका निर्माण करता है, तो बीज का निर्माण करता है। हम लोग परागकण पढ़े थे, परागकण कहाँ पे बनता है, तो परागकोश के अंदर बनता है। इस चीज को हम लोग पढ़े थे। अंड कोशिका कहाँ पे बनता है, तो स्त्री केसर में कहाँ पे, तो स्त्री केसर में अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, उसी बीजांड के अंदर अंड कोशिका होता है और ये दोनों आपस में मिलकर क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। अगर ये नहीं मिले तो बीज का निर्माण नहीं होगा। फिर से अगर एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं तो अगर याद दिलाएंगे तो एक फूल का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था, तो फूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का देखने को मिला था कि ये बीच में जो होता है स्त्री केसर होता है, ये पुंकेसर होता है, या इसको हम लोग पुमंग भी कहते हैं। एक रहेगा तो एक से ज़्यादा रहेगा तो पुमंग या पुंकेसर हम लोग कहते हैं। अब यहाँ इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है ये अलग अलग कलर का यहाँ पर पत्ती देखने को मिलता है जो कि दल पुंज कहते हैं, और इसके बाद एक हरा पत्ती रहता है जिसको हम लोग बादल पुंज कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हो रहा है ये परागकोश होता है और इस परागकोश में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। इस परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। ठीक, वैसे ही अगर स्त्री केसर में बात करेंगे तो स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और इसी बीजांड के अंदर एक अंड कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम लोग अंड कोशिका कहेंगे। तो अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका कोई पूछेगा तो ये अगुणित होता है। अब यहाँ से जो परागकण होता है, परागकण इस नली के द्वारा होते हुए कहाँ पे पहुँचता है, तो इस अंड कोशिका के पास पहुँचता है। ये अंड कोशिका के पास पहुँचता है और इससे मिलकर क्या करता है, तो एक बीज का निर्माण करता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे अंड कोशिका बनते हैं जो क्या करेगा, परागकण से मिलकर अंड कोशिका का एक बीज का निर्माण करता है और बीज के ऊपर फिर बाद में क्या होता है, फल आ जाता है। तो हम लोग आगे का प्रोसेस है आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, बात को ध्यान सुनिएगा, ये जो परागकण है, परागकण का कैसे यहाँ तक पहुँचना, कहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते थे, वर्तिकाक कहते थे। वर्तिकाक कहते थे। तो जब एक परागकण होता है, परागकण को वर्तिकाक तक पहुँचने की जो घटना होता है, परागकण का वर्तिकाक तक पहुँचने का जो घटना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परागन कहते हैं। उसको हम लोग परागन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, उसको हम लोग परागन कहते हैं। तो वर्तिकाक तक पहुँचने की जो घटना होता है उसको हम लोग परागन कहते हैं। अब यही जो परागन होता है, तो परागन बेसिकली दो प्रकार का होता है। परागन जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो चर्चा होगा परागन के बारे में, तो परागन के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि परागन क्या होता है और किस प्रकार से होता है, क्या होता है। तभी हम बता दिए कि जो यहाँ पे परागकण बनता है, ये परागकण स्त्री केसर तक पहुँचने की घटना, स्त्री केसर के वर्तिकाक वाला पार्ट यहाँ तक पहुँचने की जो घटना होता है उसी को परागन कहते हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो परागकण होता है ये यहाँ पे कैसे पहुँच जाता है अपने आप, या ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पौधे के वर्तिकाक तक पहुँचे, दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाक तक भी पहुँच जाता है। और ये कैसे पहुँचता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं।
और सारे टर्म्स वगैरह याद रखना है, जो भी चीज़ें बताए। जब तक याद नहीं रहेगा इसमें, जब तक याद नहीं रहेगा इतना चीज़ें बताया जा रहा है, तो फिर आगे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट बना के रखना है और सब सारे नाम को पूरी तरह से याद कर जाना है। जितना भी सारे नाम है पूरी तरह से याद कर जाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे समझने में बहुत दिक्कतें आएगी और आगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में भी दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जितना भी शॉर्ट नोट बोल रहे हैं उसको लिख कर याद कर जाना है, उसको लिख कर याद कर जाना है कि आगे समझने में आसान हो। ठीक, आज की क्लास के लिए हम यहीं पर, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग परागन देखेंगे, परागन क्या होता है।